बच्चों आज अगला क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे पहला होगा क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 सेज अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम एंड ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट बैलेंसेज 500 सेंटीमीटर ऑन ए पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, if a wire of 15 ohm is connected between the balance point and the cell, बैलेंस पॉइंट और सेल के बीच में कह रहा एक ऐसा वायर कनेक्ट कर दिया जाए जो कि यहाँ पर 15 ओम रेजिस्टेंस रखता हो, तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट कहाँ पे होके जाएगा, ये सवाल है। बच्चों देखिए, ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट मैं बना देता हूँ। इसमें प्राइमरी सर्किट में भी एक सेल रहेगा, एक कोई वेरिएबल रजिस्टर यहाँ लगा रहेगा, जनरली रियास्टेट के रूप में लगाते हैं। और यहाँ पर बच्चों ये पोटेंशियोमीटर का अपना खुद का वायर होगा। यहाँ पर ये बच्चों पोटेंशियोमीटर का खुद का वायर मैं यहाँ बना देता हूँ, ऐसे ये रहा होगा, ऐसे ऐसे सब लोग समझे। मेरे प्यारे बच्चों, कोई सेल लाया गया है जिसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1.5 ओम ही है, ऐसे। नो डाउट यहाँ कोई गैल्वेनोमीटर लगाया गया होगा और फिर यहाँ कहीं ले जाके इसको टच कराया गया होगा। जो बैलेंसिंग लेंथ वो बोल रहा है उसको बताया गया 500 सेंटीमीटर है। यल की वैल्यू उन्होंने बोला सर 500 सेंटीमीटर, इस पे बैलेंस हो रहा है। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, जब बैलेंस हुआ होगा तो इस लूप में कोई करंट नहीं रहा होगा। यहाँ का जो ईएमएफ है, करंट फ्लो जब नहीं रहा होगा तो यहाँ का सेल ना तो चार्ज हो रहा होगा ना तो डिस्चार्ज। मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर रहा होगा, बिकॉज कंडीशन इज ऑफ बैलेंसिंग। कोई भी करंट इसके अंदर से फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर रहा होगा और यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ हमें 500 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। ओके बच्चों, अब सेल और बैलेंसिंग पॉइंट के बीच में कह रहा एक वायर जोड़ दिया गया। चलो वायर जोड़ दिया गया और वायर का रेजिस्टेंस यहाँ बताया गया है, कितना है, दिस इज 15 ओम। बच्चों फिर कितना भी रेजिस्टेंस इसमें जोड़ दो, आप बैलेंस कराओगे और जब मामला बैलेंस होगा उस समय सर्किट में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। चाहे जितना यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़ लो बच्चों, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ईएमएफ के बराबर ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि जब भी बैलेंस होगा इस लूप में करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो अगर नहीं होगा तो इन दोनों पॉइंट्स, मान लिया पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ए बी के वो बच्चों यहाँ पर ईएमएफ के बराबर ही बना रहेगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल एट बैलेंसिंग कंडीशन। ठीक है बच्चों, तो जब आपने बाद में यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ दिया और बैलेंस कराया मामला, तो भी यहाँ का जो हमारा ईएमएफ होगा उतना ही बना रहेगा। इसका मतलब बैलेंसिंग लेंथ ज्यों का त्यों बना रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो करेक्ट चॉइस जो यहाँ के अंदर होगा, उसने कहा कितना शिफ्ट होगा, शिफ्ट ही नहीं होगा, वहीं का वहीं बना रहेगा। तो यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हो गया बच्चों वो हो गया रिमेन सेम, वहीं का वहीं रहेगा। करा शिफ्ट टू जीरो, जीरो पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से जीरो पर आ जाए, नहीं, यहाँ बाई 500 सेंटीमीटर नहीं, बाई 750 सेंटीमीटर नहीं। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए हम लोग लेंगे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं अगले। वही है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सेज a galvanometer has resistance of 25 ohm and ये maximum of 0.01 ampere current can be passed through it। बच्चों गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल जी, जो कि यहाँ पर हमको गिवन है 25 ओम। ओके, और बच्चों यहाँ पर मैक्सिमम करंट जो उसके अंदर से जा सकता है उसको दिया गया है मैक्सिमम करंट, जिसको जनरली फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हम कहते हैं, आईजी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू उसने बता रखा 0.01 एम्पियर। ओके, हमसे फिर कहा गया बच्चों इन ऑर्डर टू चेंज इट इनटू एन अमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर, उसे 10 एम्पियर के अमीटर में चेंज करना है। शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, मैंने आपको बताया था
गैल्वेनोमीटर को बढ़िया अमीटर बनाना हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कम करने के लिए पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। यहाँ पे जो भी करंट जा रहा मेन करंट उसका कुछ हिस्सा यहाँ फुल स्केल डिफ्लेक्शन के रूप में गैल्वेनोमीटर से जाएगा, बाकी हिस्सा I माइनस IG शंट से होके जाएगा। इस केस में बच्चों यहाँ का वोल्टेज यहाँ के बराबर आ रहा था, हमारे पास आ रहा था I माइनस IG इंटू यहाँ के अंदर हो गया था यस इक्वल टू IG इंटू कैपिटल G। मेरे प्यारे बच्चों I की वैल्यू कहाँ तक करंट मेजर कराना है, उसने कहा इसे 10 एम्पियर के अमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी अब जो करंट वो मेजर करेगा वो 10 एम्पियर का होगा माइनस IG जो कि 0.01 के इक्वल आ गया। यस शंट कितना होगा हमसे पूछा गया है, IG की वैल्यू 0.01 है, कैपिटल G की वैल्यू बच्चों 25 है। अगर इसका एग्जैक्ट आंसर निकालने का हम लोग प्रयास करें तो देखते हैं यहाँ पर बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा 10 माइनस 0.01, तो बच्चों यहाँ के अंदर हमारे पास आ जाएगा 9.99, यही आएगा ना, 9.99 टाइम्स ऑफ यस दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा यहाँ के अंदर 0.25, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। मेरे प्यारे बच्चों यस की जो वैल्यू यहाँ के अंदर आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाई 999, यही हमारा आंसर आ जाना चाहिए। चेक करते हैं, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट मैचिंग हमें दिख रहा है। तो बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट मैचिंग होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सेज a voltmeter with resistance 500 ohm is used to measure the EMF of a cell of internal resistance 4 ohm. Okay, the percentage error in the reading of the voltmeter will be approximately, approximate आंसर आपको देना है। बच्चों कोई सेल है, किसी सेल का, ये मैं सेल का एक सिंबल बना दे रहा हूँ, इसका EMF मान लिया E है, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया R है। यहाँ पर बच्चों इसके दो टर्मिनल्स में बना देता हूँ, एक वोल्ट मीटर लाया गया, वोल्ट मीटर इन दी सेंस गैल्वेनोमीटर सिंपल मैनर में इसको बोल सकते हो। बच्चों यहाँ पर इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया और इसका लक्ष्य था कि यहाँ पर EMF को मेजर करे, लेकिन जब कनेक्शन करोगे तब तक सेल क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज, यहाँ के अंदर करंट फ्लो होने लगा। और यहाँ पर जिन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, इनफैक्ट अब वो मेजर करेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मान लिया पॉइंट ये यहाँ पे है, पॉइंट बी है, तो जहाँ एक्चुअल EMF E था वहाँ पर वो E ना मेजर करके वो मेजर जो करेगा वो मेजर करेगा V बिटवीन ए एंड बी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि होगा E माइनस आई इंटू स्मॉल r। ऐसे समझ में आ रहा बच्चों? हमसे ये पूछा गया है कि कितना परसेंटेज एरर आएगा इस मेजरमेंट में। तो बच्चों जहाँ पर ई मेजर करना चाहिए था वहाँ इतना मेजर कर रहा है, तो परसेंटेज एरर तो आना ही आना है। ठीक है, कितना परसेंटेज एरर आएगा यही सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। अगर सवाल ये है कि परसेंटेज एरर एक्चुअल वैल्यू ये है, मेजर्ड वैल्यू ये है, तो यहाँ पर बेटा कितना होगा, जरा एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। या पहले ऐसे ट्राई करते हैं, परसेंटेज एरर इन दी मेजरमेंट, ये हो जाएगा मेजर्ड माइनस एक्चुअल। मेजर्ड मतलब बच्चों ये मेरे पास हो गया VAB, माइनस एक्चुअल मतलब हो गया E डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर एक्चुअल जो कि E है EMF मल्टीप्लाइड बाई 100, इतना हो गया बच्चों। ठीक है, अब सब मिला जुला कर बच्चों अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ के अंदर रख देता हूँ तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा E माइनस ऑफ आई इंटू स्मॉल r माइनस कैपिटल E दिस होल मच ई डिवाइडेड बाई कैपिटल E मल्टीप्लाइड बाई हो गया 100। ओके, नो डाउट। यहाँ के अंदर बच्चों ये मेरे पास E कैंसिल हो जाएगा, माइनस आई अपान E इंटू स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाई 100, यही आंसर होगा।
लेकिन कितना हो कैलकुलेट करके देखते हैं। बेटा यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा I की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो हो जाएगा EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर यानी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 500 ओम है और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस 4 है, यानी कि E डिवाइडेड बाई 504। यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा माइनस ऑफ E डिवाइडेड बाई 504, दिस होल मच E डिवाइडेड बाई E मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r। स्मॉल r की वैल्यू बच्चों जो यहाँ के अंदर होगा क्वेश्चन के अंदर उसकी वैल्यू 4 दिया है, दिस इज 4। ओके, ऐसे आ गया बेटा जी। यहाँ के अंदर मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 100, यही सॉल्व कर लेना है। E से E हो जाएगा कैंसिल आउट। अब देखो कितना आ गया, परसेंटेज एरर दिस विल बी हियर। यहाँ के अंदर बच्चों 504 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 400, तो आ गया माइनस ऑफ 400 डिवाइडेड बाई 504। ये लगभग बच्चों माइनस में आएगा, वास्तव में 0.8% लगभग में पूछा गया है, तो 0.8% के अप्रॉक्सीमेट में आ गया। बच्चों माइनस साइन यहाँ ये डिनोट कर रहा है कि वोल्टेज जो मेजर किया गया वो एक्चुअल से कम था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का जो बेस्ट ऑप्शन होगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर देना है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 सेज इफ 30 वोल्ट 90 वाट बल्ब इज टू बी वर्कड ऑन 120 वोल्ट लाइन, ये रेजिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी ओम शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब। बच्चों एक बल्ब कोई है, इसकी जो रेटिंग है वो गिवन है। क्या रेटिंग है बेटा? 30 वोल्ट 90 वाट, इसका रेटिंग है 30 वोल्ट 90 वाट। मतलब जब ये 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पाएगा तो ये 90 वाट का आउटपुट पावर देगा। और इसको जिस लाइन में यूज किया गया वहाँ पे सप्लाई वोल्टेज की जो वैल्यू है वो कह रहा 120 वोल्ट है। सपोज करो अगर 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली इसे मैं दे दूँ तो बच्चों ये क्या होगा, 30 वोल्ट पे काम करने वाला बल्ब अगर 120 वोल्ट पा जाएगा तो इसका फिलामेंट ग्लो कर जाएगा, तुरंत ही ये फ्यूज हो जाएगा। ऐसा नहीं होने देना है। उन्होंने कहा है सर आप ये बताइए आ रेजिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी ओम्स शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब। मतलब ये अपने प्रॉपर रेटिंग से काम करता रहे तो बाकी का जो वोल्ट है, जैसे 30 वोल्ट यहाँ मैंने रखा है, 120 वोल्ट मैंने यहाँ दिया है, तो ये 30 ही पाए, तो बाकी 90 वोल्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए एक हमें और रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ना पड़ेगा। एक रेजिस्टेंस जो जोड़ेंगे वो कितना होगा पूछा गया है। ऑब्वियस सी बात है, ये 30 वोल्ट अगर लिया होगा प्रॉपर वर्क करने के लिए तो बाकी का बच्चों 90 वोल्ट यहाँ आ जाएगा। 120 में से 30 यहाँ चला गया, 90 यहाँ रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू होगी बेटा? ये अपने प्रॉपर रेटिंग से अगर काम कर रहा होगा तो करंट जो यहाँ के अंदर फ्लो हो रहा होगा इस हिसाब से अगर देखें तो आई की वैल्यू P बाई क्या हो जाएगा V। P बाई V करेंगे बच्चों तो 3 एम्पियर आ जाएगा ना। P मतलब 90 बाई V का मतलब 30। इसका मतलब बल्ब में से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो 3 एम्पियर का होगा। तो जो करंट बल्ब में से फ्लो होगा वही करंट यहाँ से भी होगा। तो बच्चों यहाँ का जो वोल्टेज, अगर रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज हम निकालें VR इक्वल टू हो जाएगा बच्चों I इंटू R, और ये हमारा 90 आना है। मेरे प्यारे बच्चों I की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू निकालना है 90 हो गया, यानी R की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 30 ओम हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होएगी बच्चों वो 30 ओम के इक्वल आ जाएगा। और इस तरह से करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए होगा ऑप्शन सी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले वी हैव क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 says here a particle of charge q and mass m is moving along x axis with a velocity v and enters
अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन इन द फिगर बिलो। ये बच्चों यहाँ दिखाया गया है। हमसे कहा गया फॉर विच फिगर द नेट फोर्स ऑन द चार्ज में बी जीरो। कौन सा ऐसा है जिसमें नेट फोर्स जीरो आ सकता है? तो बच्चों चेक करना पड़ेगा यहाँ पर प्रत्येक सिचुएशन को। देखिए यहाँ पे चार्ज ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव जेड में है और चार्ज की जो वेलोसिटी है वो एक्स के अलांग है। बच्चों तो वेलोसिटी वेक्टर को यहाँ पे मैं लिख दूँ, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू समथिंग जो भी उसका मैग्नीट्यूड है इनटू आई कैप, और जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है हमारा वाई के अलांग है तो इसको मैं लिख दूँ बी इंटू जे कैप। देखिए जब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं बेटा, तो मैग्नेटिक फोर्स जब कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू वी क्रॉस बी। यहाँ पर बच्चों जब V क्रॉस B मैं करूँगा तो I क्रॉस J होगा जो कि K कैप के अलांग जाएगा। यहाँ पर अगर बच्चों V क्रॉस B मैं यहाँ से निकालूँ तो V क्रॉस B की डायरेक्शन जो भी आएगा बशर्ते यहाँ पर K कैप के अलांग यानी कि पॉजिटिव जेड के अलांग होगा, क्योंकि V क्रॉस B करने का मतलब I क्रॉस J कर रहा हूँ। वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो यहाँ पे चार्ज के ऊपर बच्चों मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज कभी यहाँ आके मान लो पहुँचा होगा और आगे बढ़ेगा तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव जेड के अलांग लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स बच्चों एफएम पॉजिटिव जेड के अलांग लगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलांग ही लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव जेड में है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही पॉजिटिव जेड के अलांग हो गए। यहाँ पे नेट फोर्स तो कभी भी जीरो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये तो गया। उसने पूछा कब जीरो हो सकता है, इसको चेक करें बेटा। यहाँ पर आप देखो ध्यान से, अगर पॉजिटिव चार्ज के वेलोसिटी को देखूं तो मैं लिख सकता हूँ v इंटू आई कैप, पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। मैग्नेटिक फोर्स को यहाँ पर देखूं बच्चों, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को देखूं या मैग्नेटिक फोर्स को, पहली बात तो बच्चों आप बताओ यहाँ पे B जो हम लिखना चाहेंगे वो मेरे पास क्या होगा? B देखिए पॉजिटिव जेड के अलांग है तो यहाँ हो जाएगा B इंटू के कैप, B इंटू के कैप ऐसे। अब बच्चों अगर एफएम की डायरेक्शन में लिखा लूँ Q इंटू वी क्रॉस बी, तो यहाँ पर बच्चों एफएम की जो डायरेक्शन होगी निकालने पर V क्रॉस B का मतलब I क्रॉस K क्रॉस I होता तो J, और I क्रॉस K करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस J, यानी कि जो एफएम होगा वो निगेटिव Y के अलांग होगा। एफएम बच्चों निगेटिव Y के अलांग होगा, ये एफएम आ गया। और Fe क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, जब चार्ज यहाँ से ऐसे गुजर रहा होगा बच्चों, क्योंकि ये हमारे पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो Fe इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव Y के अलांग। देखो मैग्नेटिक फोर्स निगेटिव Y के अलांग और इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव Y के अलांग, मतलब यहाँ दोनों अगर इक्वल हो जाएं तो संभावना बन रहा है, पॉसिबिलिटी बन रहा है नेट फोर्स जीरो होने का। तो नेट फोर्स यहाँ जीरो आ सकता है। ठीक है बच्चों, नेट फोर्स दैट कैन बी जीरो ओवर हियर, यहाँ पे बच्चों नेट फोर्स जीरो आ सकता है। ओके, यही हमसे पूछा गया था नेट फोर्स जीरो किस में आ सकता है, तो इसमें बी में आ सकता है बच्चों। यहाँ के लिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे भी चेक करके दिखा देता हूँ। देखो चार्ज पार्टिकल यूं चला, कभी यहाँ से ऐसे गुजर रहा होगा, रहा सवाल चार्ज हमारा पॉजिटिव है। यहाँ पर देखो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा हो पॉजिटिव Y के अलांग है, और इलेक्ट्रिक यहाँ के अंदर बच्चों पॉजिटिव Y के अलांग हमारा सी ऑप्शन में देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है यहाँ के अंदर बच्चों, और एक मैग्नेटिक फील्ड और दिया है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी है ऐसे। इन सभी में चेक करेंगे तो बेटा यहाँ पर जब चार्ज पहुँचा तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो ऐसे लगा। अगर इसको मैं भूल जाऊँ, बाकी सिचुएशन को ध्यान में रखूँ, तो बच्चों यहाँ E यहाँ B, तब तो ये एक जैसा है, लेकिन यहाँ एक B और है, यानी मैग्नेटिक फोर्स यहाँ दो दो लगेंगे। एक मैग्नेटिक फोर्स तो ऐसे लगे जैसे यहाँ लगा था वैसा लगा ही, और एक और मैग्नेटिक फोर्स इसके वजह से लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों एक मैग्नेटिक फोर्स ये V रहा, ये B रहा, V क्रॉस B करेंगे तो एक मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव जेड के अलांग चला गया,
ये दोनों मिलकर के हो सकता 0 हो जाते, लेकिन एक और फोर्स आ गया, तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब बच्चों ये पार्टिकल मोशन करेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा, लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अलांग मोशन कर रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू यहाँ 0 होगी, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स होगी जो कि नॉन जीरो होगी। यहाँ के अंदर फोर्स नॉन जीरो होगा। तो हमसे पूछा था फोर्स किसमें 0 हो सकता है, करेक्ट चॉइस जो होगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ओके, यहाँ के लिए ऑप्शन बी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। समझ गए बच्चों? चलते हैं अगले बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहा गया चार्ज पार्टिकल एंटर्स ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी वेक्टर एट एन एंगल, कितना एंगल है बच्चों 45 डिग्री with the magnetic field. The pitch of the helical path followed by particle is P. The radius of the helix will be. यहाँ पर बच्चों हमसे क्या पूछा गया, the radius of the helix, हेलिक्स का रेडियस यहाँ के अंदर क्या होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, ये बच्चों कोई मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, यहाँ पर अगर इसके किसी एंगल पर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे थीटा एंगल पर एंट्री ले, तो बच्चों मैंने आपको बताया था इसका पाथ हेलिकल हो जाता है ऐसे। यहाँ पर एक हेलिक्स को कंप्लीट करने में जितना लीनियर डिस्टेंस ये तय करता है इसको पिच बोलते हैं। यहाँ पर बच्चों हमसे पूछा है पिच की वैल्यू अगर P हो, तो पहली बात बेटा जो पिच होता है जिसको उन्होंने P लिखा है वो होगा बेटा, पिच के लिए जिम्मेदार कौन है, यहाँ पर इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते थे x और y, इसके लिए x कंपोनेंट जिम्मेदार है, मल्टीप्लाइड बाई होता था टाइम पीरियड, एक साइकिल का टाइम, एक साइकिल में यहाँ से यहाँ पहुँचा। बच्चों यहाँ vx की वैल्यू मेरे पास होता था v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ वन रोटेशन, दैट मीन्स टाइम पीरियड, ये होता है बच्चों 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। ओके, यहाँ के अंदर बेटा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये दिया गया है 45 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड से 45 डिग्री। बेटा यहाँ पर जो हमारे पास पिच की वैल्यू होएगी ये हो जाएगी, अगर यहाँ 45 डिग्री मैं रख देता हूँ, यहाँ पर बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा, या पड़े रहने दो ऐसे, या फिर कट कर लेते हैं, v बाई स्क्वायर रूट में 2 इंटू 2 पाई m डिवाइडेड बाई बेटा यहाँ पर हो गया क्यू बी। ओके, रेडियस हमसे पूछा है क्या होगा बच्चों, यहाँ हेलिक्स का रेडियस ये हमारे पास होता है एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, लेकिन हमें जो जवाब देना है रेडियस ऑफ हेलिक्स को पिच के टर्म में बताना है क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर पिच के टर्म में बताएंगे तो हम r बाई कर देते हैं p, r बाई p जब करेंगे बेटा तो यहाँ न्यूमरेटर में मेरे पास आएगा एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, और ध्यान रहे यहाँ जो v आएगा रेडियस के लिए जो जिम्मेदार है वो है y कंपोनेंट इसका, ठीक है, यहाँ पर y कंपोनेंट जिम्मेदार है। और बच्चों इसको अगर थोड़ा और एलोब्रेट करके लिखें तो वी वाई की वैल्यू हो जाएगी v साइन 45, यहाँ पर बच्चों v साइन 45 हो जाएगा जो कि आएगा v बाई स्क्वायर रूट के अंदर 2, ऐसे रख देते हैं यहाँ, डिवाइडेड बाई पिच, और पिच की वैल्यू बच्चों देखिए v बाई स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे है v बाई स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी, कट कर लीजिए जो पॉसिबल हो। बेटा यहाँ पर ये पूरा यहाँ से कैंसिल हो गया, क्यू बी यहाँ से कैंसिल हो गया, m जो बचा था यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ सारी चीज़ें कैंसिल होने के बाद ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर बच्चों क्यू बी भी कैंसिल हो चुका है, नीचे बचा 2 पाई, तो r बाई पी की वैल्यू बच्चों हो गया 1/2 पाई, यानी रेडियस की वैल्यू पिच के टर्म में हो गया p डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, तो इस तरह से जो यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन, कौन सा आ गया, ऑप्शन सी, ठीक है, करेक्ट मैचिंग दैट वुड बी हियर, दिस विल बी ऑप्शन सी। ठीक, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन, वी है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 सेज
एन आर्बिट्ररी शेप्ड क्लोज्ड कॉइल इज मेड ऑफ ये वायर ऑफ लेंथ यल एंड ये करंट आई एम्पियर इज फ्लोज इन इट। इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, द नेट फोर्स ऑन द कॉइल इज। बच्चों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, वो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी भी शेप का हो और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए जबकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नेचर का रहा हो। बच्चों अगर यूनिफॉर्म नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर किसी भी शेप का करंट कैरिंग वायर अगर हम रख देंगे तो इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स हर हाल में क्या होता है? ज़ीरो। वही सवाल है यहाँ के अंदर बच्चों, नेट फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होगी चाहे जिस शेप का वायर हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर वो रखा है वो कैसा है? यूनिफॉर्म। इसलिए बच्चों यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हमारा होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट विल बी हियर, दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके बच्चों, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 29। देखो बच्चों, इसमें कहा गया है अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ स्मॉल यल एंड मास स्मॉल एम इज मूविंग डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। ओके, a current I is flowing in the conductor in the direction perpendicular to the paper inward. Okay, a vertically upward magnetic field B exists in the space. Then magnitude of magnetic field B is। बच्चों ये देखिए, ऐसे कोई एक इंक्लाइंड प्लेन गिवन है, ऐसे कोई एक इंक्लाइंड प्लेन गिवन है। यहाँ पर बच्चों इसका इंक्लिनेशन यहाँ से थीटा है। कोई रॉड जो इस ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे रॉड ऐसे रखा है, इसका केवल क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा। ठीक है, ये केवल रॉड का क्रॉस सेक्शन है और ये जो सरफेस होगा मैं फ्रिक्शनलेस मान के चलूँगा, ऐसे ऐसे। ये बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से रॉड अगर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है या रेस्ट में है तो उसके ऊपर पक्का है नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब बच्चों देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेज यहाँ पर लग रहे होंगे। एक मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर है स्पेस में, जो वर्टिकली अपवर्ड ऐसे दिखाया गया है। बच्चों इसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा रॉड के अंदर, जो कि इनवर्ड है। ऐसे मैं क्रॉस कर देता हूँ, करंट इनवर्ड है। चेक करता हूँ कौन कौन सा फोर्स यहाँ लगेगा। बेटा एक फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा जिसमें कोई डाउट ही नहीं होता है वो होगा यहाँ पर mg। एक फोर्स होगा इसका वेट mg डाउनवर्ड। ओके, एक फोर्स नॉर्मल फोर्स होगा जो ऐसे बच्चों लग रहा होगा, सरफेस इसके ऊपर लगा रहा होगा खुद के परपेंडिकुलर ऐसे। ओके, ये रहा नॉर्मल फोर्स। ओके, यहाँ पर बच्चों ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक और फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ये है और रॉड ये है और रॉड में करंट जा रहा है। अगर कोई करंट कैरिंग वायर या रॉड किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है I × L क्रॉस B के अनुसार। तो I जो कि अंदर है, L क्रॉस B, L उधर ही माना जाता है जिधर करंट का फ्लो हो। करंट का फ्लो इनवर्ड है ऐसे रॉड में, तो बच्चों L की डायरेक्शन भी इनवर्ड हो गया। L क्रॉस B और B ऐसे है बच्चों, B ऐसे है, ऐसे है। तो L क्रॉस B अगर हम करें बच्चों, ये L रहा करंट के अलॉन्ग और ये B रहा। अगर मैं L क्रॉस B यहाँ के अंदर करूँ, ये आपके साइड में इसको करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये फिर से देखिए, ये जो ब्लैक वाला पेन है बच्चों ये L है, I के अलॉन्ग होगा L का डायरेक्शन, और B ये रहा। ये देखिए मैं आपके साइड कर देता हूँ, L क्रॉस B। अगर मैं L क्रॉस B बच्चों यहाँ के अंदर करूँगा तो मैग्नेटिक फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा वो आपके साइड होगा। इसको मैं यहाँ ला के रखता हूँ। ये देखिए मैग्नेटिक फोर्स ऐसे हो गया। ठीक है बेटा,
मैग्नेटिक फोर्स जो यहाँ के ऊपर लगेगा बच्चों वो कुछ इस ढंग से लगेगा, यहाँ पर ऐसे लगेगा। ये रहा मैग्नेटिक फोर्स Fm। समझ आया बच्चों? अब यहाँ के अंदर बेटा ये तीनों फोर्स मिल करके आपस में बैलेंस हो जाएंगे और नेट फोर्स की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? 0। ये कैसे पता? क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी आ पाएगा जब नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो। बच्चों बैलेंस करने के लिए मामला हम देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी यहाँ के अंदर बनेगा। देखो बच्चों, ये जो एंगल थीटा है यहाँ पर ये एंगल हमारा बनेगा 90 माइनस थीटा और ये बनेगा थीटा, ये बनेगा 90 माइनस थीटा और यहाँ पर ऐसे मैं एक लाइन खींच दूँ तो ये वाला एंगल हमारा बनेगा कितना बन जाएगा बच्चों? थीटा बन जाएगा। देखिए ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो फोर्सेज आएंगे इस Fm का एक कंपोनेंट यहाँ आ गया, Fm का जो कंपोनेंट यहाँ आया ये हो जाएगा Fm cos थीटा, ओके। और Fm का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये हो जाएगा, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा Fm sin थीटा। mg का एक कंपोनेंट बच्चों इधर आएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना? mg sin थीटा। और mg का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ के अंदर mg cos थीटा, ओके। बैलेंसिंग सिचुएशन में देखिए ये वाली डायरेक्शन में देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर बच्चों Fm cos थीटा विल बी बैलेंस्ड बाय mg sin थीटा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। हियर Fm cos थीटा दिस विल बी बैलेंस्ड बाय mg sin थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, Fm को मैं लिखूंगा I इंटू L इंटू बी, ILB साइन थीटा। L और B के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बच्चों इतना इंटू कॉस थीटा हो गया, ILB साइन थीटा, साइन 90 का केस था तो 1 हो गया, उसको नहीं लिख रहा हूँ। mg यहाँ के अंदर हो गया साइन थीटा। यहाँ के अंदर बेटा मेरे पास क्या होगा, हमसे b पूछा है कितने के बराबर आएगा। b की वैल्यू बच्चों हो जाएगा mg साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट मीन्स टेन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ के अंदर आ जाएगा I इंटू L, ओके। तो ऑप्शन खोजते हैं कौन सा यहाँ के अंदर सही जाएगा। बेटा यहाँ L को उन्होंने स्मॉल l और I को स्मॉल i से लिखा है, कोई बात नहीं, ये कर लो mg टेन थीटा और यहाँ के अंदर बेटा हो जाएगा I स्मॉल l दिए गए डेटा के अनुसार। अगर मैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को बच्चों अलग करने का प्रयास करूँ तो mg डिवाइडेड बाई IL मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा हमको मिल रहा ऑप्शन बी में, इसलिए करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बच्चों हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 सेज करंट I इज कैरिड इन ए वायर ऑफ लेंथ L इफ द वायर इज टर्न्ड इनटू सर्कुलर कॉइल। बच्चों कोई वायर है, इसमें से करंट I फ्लो हो रहा है, करा इसको जो है टर्न करके एक सर्कुलर कॉइल बना दिया गया। नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो 1 मान के चलेंगे। यहाँ पर बच्चों सर्कुलर कॉइल बना दिया गया और इसके रेडियस के बारे में कुछ बोला तो नहीं गया है, मैं मान लेता हूँ इसका रेडियस यहाँ पे R रहा हो ऐसे। बच्चों हमसे कहा गया द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क इन ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड B विल बी, मतलब ये जिसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, अगर ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाए तो इसके ऊपर मैक्सिमम टार्क कितना लगेगा। बच्चों यहाँ के अंदर टार्क की वैल्यू जो होती है, जब इसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बच्चों आ जाएगा तो पक्का इसके ऊपर क्या लगेगा, टार्क। यहाँ पर टार्क की वैल्यू हमारे पास होती mb साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर यह एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ही समय काम कर रहा होगा और यहाँ पर मैक्सिमम टार्क क्योंकि पूछा है तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह साइन 90 होगा जो कि 1 होगा। यहाँ पे बच्चों ऐसा कुछ सिचुएशन लगभग बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों m की वैल्यू जब लूप के केस की बात की जाए या कॉइल के केस की बात की जाए तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती NIA इंटू क्या हो गया B।
मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, टाउ मैक्स की वैल्यू यहाँ के अंदर n1 मानेंगे क्योंकि दिया नहीं है कुछ, आई के जगह आई मानेंगे, और बच्चों यहाँ के अंदर एरिया जो इसका होगा वो हो जाएगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर इंटू बी। सवाल उठा यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ इसका था, लेंथ यहाँ पर बच्चों कैपिटल L गिवन है, यही लेंथ यहाँ पर क्या बन गया, इसका सरकमफेरेंस। तो यहाँ के अंदर बच्चों हम कहेंगे हियर L इक्वल टू 2 पाई R। इसका मतलब R की वैल्यू बच्चों L अपान 2 पाई हो गया। R की वैल्यू यहाँ हम लोग रख लेते हैं, तो टाउ की मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ के अंदर बच्चों हमको मिलेगा वो हो जाएगा I इंटू पाई इंटू R का स्क्वायर। R का स्क्वायर इन दी सेंस L स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाइड बाय बच्चों यहाँ के अंदर क्या आ गया B। तो हमारा जो आंसर बना वो ये हो गया टाउ मैक्स, दिस विल बी इक्वल टू, एक पाई ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा I इंटू L स्क्वायर इंटू बी, I इंटू L स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाई, नीचे बचेगा बच्चों 4 पाई। देखते हैं मैचिंग कौन सा है। यहाँ पर बच्चों I इंटू L स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाई 4 पाई, ऐसा ऑप्शन अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रहा ऑप्शन सी में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, ओके। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 सेज अ करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट लूप, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई सा करंट लूप हो तो कह रहा वो कितनी बार इक्विलिब्रियम में आ सकता है। 4 ऑप्शन बनाए हैं बच्चों। करंट कैरिंग लूप जो होता है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से रिएक्ट करता है, और मैग्नेटिक डाइपोल 2 समय इक्विलिब्रियम में इसके अंदर आता है, 2 ओरिएंटेशन में, साउथ नॉर्थ, और ऐसे रहे या तो अपोजिट ऐसे नॉर्थ साउथ। यानी इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के अलांग है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता था, आपको याद होगा। और यहाँ पर अगर इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के रिवर्स डायरेक्शन में रहे तो ये बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पाया जाता था। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, हमारा जो करंट कैरिंग कॉइल या लूप होता है वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह व्यवहार करता है। मान लो इसके अंदर बच्चों करंट ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा हो, इट मीन्स यहाँ पर इधर साउथ पोल हुआ, इधर नॉर्थ पोल हुआ, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये हुआ, तो ये कंडीशन यहाँ से मैच करेगा। हम इसको घुमा के ऐसे करें तो कंडीशन ये वाला हो गया। तो हम कहेंगे अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल या लूप को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो बच्चों 2 बार इक्विलिब्रियम बनेगा। एक तब बनेगा जब m और b डायरेक्शन में क्या हो जाए सिमिलर, और एक तब बनेगा जब m और b डायरेक्शन में अपोजिट। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, दूसरा अनस्टेबल। तो यहाँ के लिए ऑप्शन को अगर मैं मैच कराऊं, पहला ऑप्शन कह रहा कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन 2 ओरिएंटेशंस, वन स्टेबल वाइल अदर इज अनस्टेबल, यही सही होगा। बी में जाएं तो कह रहा कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन 2 ओरिएंटेशंस, बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर अनस्टेबल। बच्चों नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। बाकी आप पढ़ के देख लो। फिलहाल यहाँ पर करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन ये, ठीक। बोथ नन है नहीं तो पहला सही हो गया। वी हैव क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखें बच्चों, हमसे कहा रैंक दी वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ऐसे कह रहा रैंक करिए इसको, मतलब ऑर्डर में लगाइए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सबसे छोटा उसके बाद बड़ा। बच्चों इतने पार्ट की वैल्यू एम्पियर सर्किटल लॉ के अनुसार होता म्यू नॉट्स ऑफ टोटल करंट एनक्लोज्ड विद इन दी लूप। अब देखो यहाँ पर अगर मैं लूप ये को चेक करूं तो लूप ये, जो लूप ये है इसमें देखिए, इसके अंदर 2 एम्पियर करंट आउटवर्ड है,
डॉट का मतलब आउटवर्ड, और 2 एम्पियर करंट इनवर्ड है, तो इसके अंदर सिग्मा आई की वैल्यू बच्चों हो गया 0, 2 माइनस 2 0। यहाँ पर लूप बी की बात करूँ, लूप बी, तो लूप बी के अंदर 2 एम्पियर का करंट आउटवर्ड है और 3 एम्पियर का करंट ये भी आउटवर्ड है, तो टोटल सिग्मा आई की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर हो जाएगा 5 एम्पियर। ओके, लूप सी की बात करूं बच्चों, मैं बात कर रहा हूं लूप नंबर सी के लिए। लूप सी की बात करूं बेटा, तो इसके अंदर देखिए 3 एम्पियर का करंट आउटवर्ड है और 2 एम्पियर इनवर्ड है, तो नेट करंट की वैल्यू जो यहाँ के अंदर बच्चों हमें मिलेगा वो हो जाएगा 3 एम्पियर आउटवर्ड, 2 एम्पियर इनवर्ड, 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1 एम्पियर, यहाँ पर 1 एम्पियर हो गए। बच्चों यहाँ के लिए लूप डी की बात अगर मैं करूं, सपोज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट लूप नंबर डी, लूप नंबर डी। मेरे प्यारे बच्चों लूप नंबर डी की बात करूं, जो कि ये बड़ा वाला लूप है आउटर, इसके अंदर पूरा का पूरा करंट एनक्लोज हो रहा है, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 0 हो गया, रिजल्टेंट बचा 3 एम्पियर, तो यहाँ के अंदर बच्चों सिग्मा आई दिस बिकम्स 3 एम्पियर। ओके, अब मैं अगर चेक करूं किसमें सबसे ज़्यादा आया सिग्मा आई, तो वो आ रहा बी में, तो सबसे कम किस में आया, सबसे कम जो आ रहा बच्चों आ रहा ये में, तो यहाँ सबसे कम मतलब ये, सबसे ज़्यादा मतलब बी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा बी में और सबसे कम ये में, जिसमें सिग्मा आई सबसे कम होगा उसमें बच्चों ये वाली वैल्यू भी सबसे कम होगी, जिसमें सिग्मा आई सबसे ज़्यादा होगा उसमें ये वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे कम किस में आया, इसमें 0 आ रहा है ये में, और सबसे ज़्यादा बी में आया। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पर बच्चों अगर कम से ज़्यादा की ओर जाएं तो 0 के बाद दूसरा नंबर 1 एम्पियर का आ गया, यानी सी हो गया। ओके, सी हो गया। और फिर बच्चों यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ें तो उसके बाद हमको मिलेगा डी, डी हो गया। और यहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी में है तो वो है लूप नंबर बी। इस तरह से यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा, घटते से बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना था, तो बच्चों ए सी डी बी, ए सी डी बी, ऑप्शन बी यहाँ के अंदर मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट मैचिंग यहाँ के अंदर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 सेज अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई इज टर्न्ड इनटू ए सर्कुलर लूप। बच्चों कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा आई, इसको टर्न करके, इसको घुमा करके बेटा एक लूप बना दिया गया, एक सर्कुलर लूप बना दिया गया, ऐसे ऐसे। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ इट इन एम के एस यूनिट इज कैपिटल एम। इसके साथ जो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट हो, अगर इस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैपिटल एम हो, तो हमसे कहा गया कि सर आप ये बताइए यहाँ वायर का लेंथ क्या रहा होगा। बच्चों देखो, करंट इसमें से आई फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बाई फार्मूला आई इंटू ये होगा। यहाँ पर लूप का नाम लिया गया है और नंबर ऑफ टर्न नहीं मेंशन किए गए हैं, तो नंबर ऑफ टर्न को 1 मानेंगे। यहाँ पर बच्चों आई ये के जगह पर हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, ए के जगह पर यस पाई आर का स्क्वायर हो गया, आर यहाँ पर इस लूप के रेडियस के बराबर हो गया। बच्चों जो यहाँ पर यल था, इसका लेंथ था, वो यहाँ 2 पाई आर बन चुका है, तो यहाँ पर यह होगा यल इक्वल टू 2 पाई आर, यानी आर के जगह पर हम लोग लिखेंगे यल अपान 2 पाई, यहाँ रख लीजिए। अब अगर आप ऐसा करेंगे तो यम की वैल्यू आपको बच्चों मिल जाएगा आई इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर इन दी सेंस यल स्क्वायर अपान 4 पाई आर पाई स्क्वायर, ऐसे हो गया। एक पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आई यल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। अब बच्चों मैं क्या देख रहा हूँ, कैपिटल यम की वैल्यू हो गई आई, देखिए आप लोग, आई इंटू यल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये हो गया आई इंटू यल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई।
बेटा यल की वैल्यू यहाँ के अंदर हो जाएगा 4 पाई कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आई, यल स्क्वायर हो गया ये, यानी यल की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर दिस मच, ऐसे आ गया। मैच कराइए ऑप्शन। इस तरह से बच्चों जो करेक्ट मैचिंग मुझे मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है 4 पाई एम अपान आई का स्क्वायर रूट, ऑप्शन बी में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हमारा होगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे।